नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 2 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक हम देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अच्छा, आपको बता दूं कि यह सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो डेली बेसिस पर एक समय निर्धारित करते हुए इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी काफी मदद मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से जो हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। ऐसे तो इसका आंसर था 1958, यानी कि विकल्प नंबर डी। अच्छा, इसको लेकर कई जानकारी हमने आपको बतलाया था। वित्तीय घाटे को कम करने को लेकर बहुत सारी चीजें इसमें संचालित हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 65 वर्षों के इतिहास में बिहार में बिजली कंपनियां मुनाफे में आई हैं। 2023 में ये सारी बातें निकलकर सामने आई थी। ये तमाम चीजों की जिक्र हमने पिछले वीडियो में आपके समक्ष किया था। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है जीएसडीपी, तो इसका कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करता है या फिर उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च करता है। एक्चुअली इस तरह का एक जानकारी निकलकर सामने आया है। देखिए, भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक ऑडिट रिपोर्ट जारी किया गया, उसी में ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के आधार पर राइट आंसर होगा 2.17%, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है और बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। सिर्फ और सिर्फ बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसे में इस मामले में यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने की दिशा में जो बिहार की जो स्थिति है इस समय अन्य सभी राज्यों से कहीं बेहतर है। और रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में बिहार का जो आंकड़ा जो दर्शाता है वो है 2.17%। अब इस चीज को हम और भी विस्तार से यहाँ पर आपको समझाते हैं। अगले पॉइंट को देख लीजिए। देखिए, अगला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.17% यानी कि इतना परसेंट इस पर खर्च किया है। देखिए, अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जो खास करके बड़े राज्य हैं, तो ऐसे राज्यों में या फिर ऐसे राज्य उच्च शिक्षा पर खर्च करने में फिसड्डी है, यानी कि बहुत पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार ये सब वैसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी जीएसडीपी का यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1% भी उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च नहीं किया है। ये सभी बातें इसी रिपोर्ट में कही गई है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है तथा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जीएसडीपी में से उच्च शिक्षा पर 1.75% से अधिक राशि खर्च करने वाले राज्य को बेहतर माना गया है और ऐसे में बड़े राज्यों में बिहार जो है वो सबसे आगे है। आप यूं ध्यान रखेंगे कि बिहार इसमें शीर्ष स्थान पर है बड़े राज्यों की श्रेणी में। अच्छा, एक जानकारी आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो बिहार के मौजूदा वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री हैं, ये है सम्राट चौधरी। ठीक है, ऐसे तो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन्होंने बिहार बजट पेश किया था 2,78,725 करोड़ रुपए का। और इतने बजट में अगर शिक्षा बजट के स्वरूप की बात करें, शिक्षा बजट के आकार की बात करें, तो तकरीबन पिछले साल 2023-24 में ये 40,000 करोड़ के आसपास था, जिसे कि अब जो किया गया ये 52,639 करोड़ किया गया है। यानी कि कुल बजट में शिक्षा बजट का जो खास करके योगदान है या फिर जो हिस्सेदारी है एक प्रकार से, वो 18.89% है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिलती है, सभी को ध्यान पूर्वक याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार मखाना, जिसे कि मिथिला मखाना के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताएं कि मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था।
बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऐसे इसका राइट आंसर जो है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में है, और आपको ये ध्यान रखें, इसका मानना है कि मिथिलांचल के कई किसान ऐसे हैं जो कि जानकारी के अभाव या फिर उचित व्यवस्था न होने के कारण अपने फसलों को अन्य राज्यों या फिर विदेशों में नहीं भेज पाते हैं, और उन्हें मुनाफा भी कम होता है। और इन सभी में से आपको ध्यान ये रखना है कि खास करके मखाना को लेकर हम बात करें, जिस प्रकार से इसमें मेहनत होता है और जब ये मार्केट में पहुंचती है, तो यहाँ पर खास करके कीमत जो होती है, मतलब जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि मुनाफा इसमें कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा ये सारी बातें कही गई है, और इसके माध्यम से जो घोषणा हुई है, तो ऐसे में बीएयू यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर पैकेजिंग के बाद अच्छे दामों पर इसे बेचने का प्रयास करेगा। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ पर इस संदर्भ में आपको ध्यान अवश्य रखना है। देखिए बिहार के मिथिला मखाना की बात हो रही है, ऐसे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। ऐसे तो काफी लंबे समय से मिथिला मखाना को, या फिर उस समय जब शुरुआत में ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी मखाना को जीआई टैग दिलाने को लेकर, तो उस समय इसका नाम जो था वो था बिहार मखाना। लेकिन इसे नाम, मतलब जो इसका नाम है वो परिवर्तित करते हुए 20 अगस्त 2022 को जो इसे जीआई टैग मिला था, वो नाम था मिथिला मखाना। तो बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिला है। बिहार में अगर हम बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में मुख्य रूप से मखाने का उत्पादन होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर मखाने का उत्पादन होता है, और पहले की तुलना में ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मखाने के उपयोग का बहुत फायदा है, इसके सेवन से बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये चीजें आप लोग बहुत जगहों पर देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक अहम जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू हुए मखाना विकास योजना के तहत किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये चीजें भी यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं ये भी दे दूं, दरअसल हम बात कर रहे हैं जीआई टैग की, तो ये बिहार के उत्पादों की सूची है जिसे जीआई टैग मिला है। अब तक बिहार को 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक कैटेगरी है खाद्य पदार्थ, दूसरी कैटेगरी है हस्तकला, और तीसरी कैटेगरी है कृषि। तो ये यहाँ पर 3 कैटेगरी में जिस भी उत्पाद को बिहार का जीआई टैग मिला है, वो जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। रिसेंटली जो 2023 में जीआई टैग मिला है बिहार को, पिछली बार ये मरचा चावल को मिला है कृषि कैटेगरी में। ये छठा उत्पाद है कृषि कैटेगरी में जिसे जीआई टैग मिला है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है ये 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, पहला उत्पाद कौन सा था जिसे जीआई टैग मिला था? पहला भारतीय उत्पाद वो कौन है, किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता जीता है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि चार्ल्स लेक्लर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फेरारी के फार्मूला 1 रेसर चार्ल्स लेक्लर ने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। वो मोनाको के ही रहने वाले हैं। ये फेरारी के खास करके रेसर हैं, जो ड्राइवर एक्चुअली बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहे, तीसरे स्थान पर कौन रहे, तो यहाँ पर आगे लिखा गया कि जबकि इसमें मैकलेरन के, यानी कि मैकलेरन एक कंपनी है, तो इसके रेसर ऑस्कर जैक पियास्त्री, ये जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे। जबकि फेरारी के ही रेसर कार्लोस सेन, जो कि स्पेन के हैं, इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। अच्छा, फार्मूला 1 जो रेसिंग प्रतियोगिता है, आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई दफा प्रश्न एराइज हुए हैं एग्जाम में। रिसेंटली इस सीजन अब तक 2024 में जितने भी प्रतियोगिता आयोजित हुई है इस तरह की फार्मूला 1, वो तमाम जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, सभी को ध्यान रखेगा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स, जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी जो पुरस्कार है, पहला जो स्थान है वो रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया है। जबकि इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को लेकर जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्रमशः फेरारी के कार्लोस सेंज, मैकलरन के लैंडो नॉरिस और फेरारी के ही
आपको ध्यान रखना चार्ल्स लेक्लर, जो यहाँ पर एक्चुअली हम जानकारी दे रहे थे प्रश्न में। तो ये चीज़ें आपको मिस नहीं करना है, सभी को थोड़ा-सा टाइम लगेगा, नाम थोड़ा अटपटांग होता है। आई थिंक आपको हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए कुछ लोगों को, लेकिन इसे ज़रूर याद रखिएगा, ख़ास करके इस सीज़न का। जो मतलब कह सकते हैं जिस ईस्वी में, जैसे मान लीजिए 2024 में कोई एग्ज़ाम आयोजित होना है, तो 2024 को लेकर कम से कम इतना ज़रूर कीजिएगा कि इसे याद रखिएगा। एक भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो 1 अंक आपके हाथ में होगा, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है, कुछ ही चीज़ों को याद रखेंगे तो यहाँ से 1 अंक आपको मिलने की प्रबल संभावना है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 77वीं यानी कि 77। अब यहाँ पर हालांकि पिछले वीडियो में भी जानकारी हमने आपको दिया था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ी हुआ था, उस चीज़ को यहाँ पर हम सुधार रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। देखिए, 27 मई को इसकी शुरुआत हुई थी और 1 जून 2024 को इसका समापन हुआ है। दरअसल पिछले वीडियो में जो हमने आपको थीम इसका बतलाया था, वहीं पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। इसका थीम आपको ध्यान रखना है, 2024 का जो निर्धारित थीम है, इसमें आप ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य के लिए सभी और सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी कि ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल। ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है। और इस बैठक की बात करें, इस सम्मेलन की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें भारत की तरफ से समिति ए की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा किया गया। आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। कुल मिला के 3 समितियां इसमें थी, समिति ए, बी और सी। तो समिति ए की जो अध्यक्षता है वो भारत द्वारा किया गया, और भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि किसने किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि संभवतः सितंबर महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो। तो ऐसे में अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में कम से कम अब लग जाइए, क्योंकि अब अगर लेट करेंगे, अब अगर देरी करेंगे तो बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत आपका निकल चुका है। जो लोग प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको बता दूं, आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आगामी 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित होना है आगामी कुछ महीनों में, तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि इस कोर्स के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में हम जो आपको मटेरियल देने वाले हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी सफलता का मार्ग को प्रशस्त करेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है, तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यही कोर्स आप लोगों को लेना है। और खास बात यहाँ पर यह है कि इस तमाम चीज़ों के अतिरिक्त आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है आगामी 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। 40 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। तो इसकी संख्या 130, हालांकि ये अपडेट हो रही है तो ये और भी बढ़ेगी। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है। और खास बात यहाँ पर यह है कि जो करंट अफेयर्स हम आपको दे रहे हैं, इसमें एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो उसमें कुछ स्पेशल ऐसे पीडीएफ हैं जो कि आपको इसी कोर्स में मिलेगा, जो कि निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। तो अब घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो लोग पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस वाले प्रोमो कोड या फिर इस वाले कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए इस कोर्स को लेकर या फिर कोई शिकायत है, कोई समाधान चाहिए, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समय आपको ध्यान रखना है, 11 बजे से लेकर 11 बजे मॉर्निंग से लेकर 5 बजे शाम तक ही आपको कॉल करना है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि सर कॉल लगता ही नहीं है, तो बस यही आप लोग गलती करते हैं कि कभी भी आप लोग कॉल लगा देते हैं। तो समय आपको ध्यान रखना है, ऑफिस आवर में कॉल करना, 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। चलिए, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सह मेजबानी में 2 से लेकर 29 जून तक T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बताएं कि वो कौन सी टीम है जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप में भाग ली है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि कनाडा, युगांडा और अमेरिका। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल मिला के 20 टीमें पार्टिसिपेट की है और आज से यानी कि 2 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो चीज़ों को एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, ये इसका 9वां संस्करण है।
यानी कि नौवां T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है संयुक्त तौर पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज के पास है और इसकी शुरुआत हुई है 2 जून को, समाप्त हो गई है 29 जून तक। मतलब ये इस अवधि में आयोजित होना है। कुल टीमों की बात करें तो 20 टीमें इसमें इस बार पार्टिसिपेट की है इस T20 विश्व कप में। देखिए यह पहली बार है जब अमेरिका को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली है और इस प्रकार अमेरिका T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा एसोसिएट सदस्य राष्ट्र बना है आईसीसी का। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सर ये एसोसिएट सदस्य राष्ट्र क्या है। दरअसल यहाँ पर हम आईसीसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो आईसीसी का अगर हम बात करें एसोसिएट सदस्य राष्ट्र का, आप इसे कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। ऐसे देश जिन्हें कि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया है, तो ऐसे देशों को कहा जाता है एसोसिएट सदस्य देश। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे पहले आपको ध्यान रखना 2021 का T20 वर्ल्ड कप एसोसिएट देश यूएई में खेला गया था। अब ये दूसरी बार है जब जो खास करके एसोसिएट देश में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और इस देश का नाम क्या है, तो अमेरिका। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये 3 देश हैं, युगांडा, कनाडा, युगांडा और अमेरिका, जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। ये ध्यान अवश्य रखिएगा। अगला पॉइंट अमेरिका के ही संदर्भ में है और क्रिकेट को रिलेट करते हुए यहाँ पर हमने लिखा है, हालांकि ये हमने बहुत पहले आपको बतलाया। दरअसल अमेरिका 2028 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2028 का जो ओलंपिक आयोजित होना है, तो ऐसे में इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपके समक्ष है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। अब तक कुल मिलाकर इसके 8 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण 2007 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। अच्छा, यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपके समक्ष है। आप लोग तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप के बारे में जान चुके हैं कि 1 से लेकर, अच्छा 1 से लेकर नहीं बल्कि 2 जून से, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 2 जून हमने आपको बताया है। 2 जून से मतलब इसकी शुरुआत हो रही है। 2 जून से शुरुआत हो रही है जो कि 29 जून तक चलेगी। 2 जून यहाँ पर हम इसलिए बोल रहे हैं, इस संदर्भ में ये बात ये ध्यान रखिएगा, पहला जो मैच है, पहला 2 मैच जो है ये 2 जून को ही खेला जाएगा। तो इस लिहाज से 2 जून प्रतियोगिता के रूप में देखें तो 2 जून से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में। और वहीं पर महिला T20 वर्ल्ड कप की जो घोषणा हुई है, ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर ये बांग्लादेश में खेला जाएगा। इस दौरान 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक। अच्छा, यहाँ पर देखिए वो जानकारी जो अभी हम आपको दे रहे थे भारत के संदर्भ में, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना। अब तक अगर बात करें पुरुष T20 वर्ल्ड कप की, तो अब तक जो खिताब जो देशों ने अपने नाम किया है, तो इसमें एक तो पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, भारत ने अपने नाम किया है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें 2 सबसे सफल टीम है, वो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जो कि 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, T20 विश्व कप के लिए जो खास करके जो आयोजित हो रही है अब, तो ऐसे में इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो आईसीसी की तरफ से बनाया गया, इसमें आपको ध्यान रखना अब तक 4 नाम इसमें शामिल हैं। एक तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, उसके बाद बनाया गया जमैका के उसेन बोल्ट को, और उसके बाद तीसरे स्थान पर बनाया गया भारत के युवराज सिंह को, और रिसेंटली पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को भी मतलब इसका ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी की तरफ से बनाया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो आधिकारिक सॉन्ग है, आधिकारिक गान है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भी रिसेंटली जारी किया गया। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये सॉन्ग का जो खास करके टैगलाइन है या फिर जो टाइटल है, ये है आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार सीन पॉल जो कि जमैका के हैं, और इसके अतिरिक्त सोका सुपरस्टार केस द्वारा तैयार किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, महिला T20 विश्व कप के संदर्भ में ये पॉइंट है कि ये पहली बार 2009 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इसको 6 बार जीत चुकी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 टीम है, इसमें एक तो इंग्लैंड है और एक है वेस्ट इंडीज। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता मिली है? देखिए, ये बहुत खबरों का विषय है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कोलंबो प्रोसेस आखिर है क्या? ये हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत। देखिए, कोलंबो प्रोसेस की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। दरअसल एशिया के 12 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये वर्ष 2003 में की गई थी। अब यहाँ पर जानते हैं दरअसल ये है क्या।
लेकिन उससे पहले देखिए कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार है जब 2024-26 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। अच्छा, इसकी स्थापना जो 2003 में हुई थी, किस उद्देश्य को लेकर हुई थी? तो यहाँ पर देखिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है कि कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। दरअसल यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो प्रवासी श्रमिक भेजने वाले एशियाई देशों के लिए यह एक मंच प्रदान करता है या फिर मंच प्रदान करना है ताकि वे विदेशी रोजगार और साथ साथ मजदूरों के हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा कर सके। तो एक प्रकार से ये खास करके क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। इसी उद्देश्य को लेकर खास करके जहाँ जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, इसी को ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना हुई थी। जो बात यहाँ पर अभी हम कर रहे थे कि 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं, तो ये 12 देशों में नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अभी का समय ऐसा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि कोलंबो प्रोसेस खबरों में है, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ये 12 नाम जब तक आपको याद नहीं होगा तब उस स्थिति में आप इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अरब देश ने हाल ही में पहली बार देश में हवाई यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए नियम में बदलाव करते हुए उनके बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये और रिटर्न टिकट अनिवार्य कर दिया है? किस देश ने ऐसी घोषणा खास करके भारतीय पर्यटकों के लिए किया है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों या फिर यात्रियों के लिए एक नियम में या फिर इसके लिए नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अब यहाँ पर इस घोषणा के बाद जो सारी बातें निकल कर सामने आई है, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला पॉइंट है कि यूएई की हवाई यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये कम से कम या फिर क्रेडिट कार्ड और साथ साथ रिटर्न टिकट होना अनिवार्य है। इन सभी की वेरिफिकेशन होगी कहाँ पर? तो एयरपोर्ट पे ही ये वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एंट्री मिलेगा कहाँ पर? तो यूएई में। और आपको ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त यात्रियों के पास वीजा के अलावा ट्रेवलिंग से जुड़े हुए यानी कि यात्रा से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेज व होटल रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, तभी जाकर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। अगला पॉइंट है अगर यात्री किसी परिजन से मिलने जा रहे हैं तो उसे परिजन का एड्रेस यानी उनका पता, फोन नंबर समेत अन्य डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी। और इन शर्तों को पूरा न करने वाले यात्रियों को दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। ये सारी बातें रिसेंटली निकलकर सामने आई है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा, खास करके भारतीय लोग अन्य देशों में घूमने जाते हैं या किसी और पर्पज से जाते हैं, लेकिन वहां पर मौका देख के वहां पर रहने लगते हैं और लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते हैं। खास करके कनाडा आदि देशों में ये चीजें भारत के संदर्भ में बहुत देखने को मिलता है। लोग वहां पर जाते हैं, धीरे धीरे अपना वहां पर कर सकते हैं अस्तित्व जमाने लगते हैं, वहीं पर शादी कर लेते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो इसी चीज से निपटने की दिशा में ये यूएई सरकार का एक पहल है। ठीक है, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है, यहाँ पर मतलब कि वेरिफिकेशन होगी तभी जाके एंट्री मिलेगी देश में। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा जापान और भारत के मध्य। देखिए हाल ही में 29 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक आयोजित की गई और इन बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। यही इसका मूल उद्देश्य था जिसको लेकर इसमें चर्चाएं की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव केडी देवल द्वारा तथा जापानी दल का जो नेतृत्व है ये हिरोयुकी मिनामी द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर दोनों देशों के संदर्भ में ध्यान रखेंगे, दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया गया, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए आतंकवाद की दरअसल बात हो रही है, आतंकवाद से निपटने को लेकर खास करके ये बैठक समर्पित थी। अब यहाँ पर एक जानकारी रिसेंटली हमने दिया था, इसी वजह से पुनः हम यहाँ पे चर्चा इसकी कर लेते हैं। दरअसल 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी।
कब? तो 21 मई 1991 को। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसी दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में माना जाता है। दरअसल बात करें तो वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे और राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। बतौर प्रधानमंत्री उनका जो कार्यकाल था ये 1984 से 1989 के बीच था। आप यहाँ पर भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, राजीव गांधी राहुल गांधी के ही पिताजी हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। हालांकि इसको लेकर जानकारी कल भी हमने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर एक नई चीजें हमें देखने को मिला, पुनः इस चीज को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो इसका जो राइट आंसर है, इनका नाम है राधिका सेन, यानी कि विकल्प नंबर सी। अच्छा यहाँ पर देखिए जो बी में टिक लगा है ये गलत है, विकल्प नंबर सी राधिका सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन मिशन में मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा 30 मई 2024 को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो 30 मई 2024 को। किनके द्वारा किया गया? तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा ये सम्मानित किया गया। और आपको ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर कार्यरत थी संयुक्त राष्ट्र के मिशन में? तो कांगो में, कांगो गणराज्य में। कब से कब तक? तो मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि राधिका सेन मेजर सुमन गवानी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय महिला शांति रक्षक या कि पीस कीपर बनी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आप इस बारे दूसरे तस्वीर में देख रहे हैं, यही है मेजर सुमन गवानी। इनके बाद ये पुरस्कार जो मिला है, ये दूसरी भारतीय महिला बनी है, जिनका नाम क्या है? तो राधिका सेन, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, सुमन गवानी की बात हो रही है, तो मेजर सुमन गवानी साउथ सूडान में यानी कि दक्षिण सूडान में अपनी सेवा दी थी और उन्हें 2019 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहली बार भारत को यह पुरस्कार मिला 2019 में मिला था और दूसरी बार 2024 में। अगला पॉइंट है कि मेजर सुमन गवानी उत्तराखंड और राधिका सेन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। दोनों का जो ओरिजिन है, जो प्रॉपर जगह है, वो यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात यहाँ पर हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या फिर यूं कहें कि भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज यहाँ पर इस पद पर है और इस पद पर जो उनकी नियुक्ति हुई थी ये अगस्त 2022 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आप ऐसे भी इस प्रश्न को कई जगह पे देखेंगे, 3D प्रिंटेड दुनिया का पहला रॉकेट किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। इसी का जो स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसी के द्वारा अभी हाल ही में ये रॉकेट को लॉन्च किया गया। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को हाल ही में लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इस वाले वीडियो को लेकर मैंने आपको कल भी बताया था, ये रिसेंटली एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ, इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं, यानी कि पहले पति पत्नी बने हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इनका नाम है हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिसेंटली माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग चढ़े हैं और सभी जानकारी विस्तृत तौर पर हमने आपको दिया है। तो आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली बिहार विमेंस कबड्डी लीग यानी कि BWKL के लिए कितनी टीमों की घोषणा हाल ही में हुई? और इन सभी टीमों का नाम हमने आपको बताया था। आपको बताना है कि कितनी टीमों की घोषणा रिसेंटली की गई है
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है। अच्छा, पहले प्रश्न में स्टार्टिंग में जो हम एक्चुअली में बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर, तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में ये है सुनील कुमार, लेकिन यहाँ पर खेल की बात इस प्रश्न में हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है। चलिए, यहाँ पर जो जानकारी हमने इस कोर्स को लेकर दिया था, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, खास करके नए छात्र जो नए यहाँ पर इस एप्लीकेशन को नए ज्वाइन करेंगे डाउनलोड करके, तो ये प्रोमो कोड को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।